गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 74वीं वीडियो के साथ में मैं दिनेश कुमार देव, कक्षा 12th। आज नया चैप्टर चालू करते हैं। अध्याय 23 मानव श्वसन तंत्र। ध्यान देना, दूसरा जो तंत्र है मानव का, मानव श्वसन तंत्र हमारे कोर्स के अंदर। ध्यान देना, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ बेटा, ध्यान रखना। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि आपके 2-3 वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण साफ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा हो रहा था कि गुरुजी का फ़ोन गिर गया था, तो मतलब उसमें मिस्टेक हुई कुछ। अब मैं खुद मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और समझने की कोशिश करें, अच्छा समझ में आएगा। मेरा सहयोग करें, थोड़ा आराम से आ जाएगा। और आप भी मुझे सहयोग दें, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगा आराम से। इसका PDF मैं आपको डाल दूँगा, दिक्कतें हो तो देखिए बेटा, हमने जो भोजन ग्रहण किया पाचन के दौरान, अब उस भोजन का एक बार दोबारा देख लें आप लोग। पाचन तंत्र के द्वारा हमने जो भोजन अवशोषित किया, पचित भोजन का अवशोषण किया, उस भोजन का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा तब मिलेगी जब उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ये ऐसा तंत्र है, श्वसन तंत्र। तो भोजन को ऑक्सीकरण के लिए O2 की आवश्यकता होती है, और O2 हमें किससे मिलती है? श्वास के द्वारा, श्वसन के द्वारा। तो आप देखिएगा, जैसे एक भोजन का ऑक्सीकरण, जैसे भोजन मीन्स कार्बोहाइड्रेट या कोई पदार्थ, यह देखिएगा C6H12O6, खूब जानते हैं आप, ग्लूकोज, जो भोजन के पाचन के फलस्वरूप सलीकरण पदार्थ मिलता है। इससे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। हमने बताया था आपको स्वांगीकरण में। तो इसमें ध्यान देना, ऑक्सीजन ले रहे हम किससे? पर्यावरण से या वायुमंडल से, श्वास के रूप में। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? कोशिका में। किसमें? कोशिका में। तो ध्यान देना, वातावरण से और कोशिका से या पर्यावरण से और कोशिका से हमारा डायरेक्ट संबंध होता है। किसके द्वारा? श्वास के द्वारा। तो देखिएगा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है इसका, ऑक्सीकरण। ध्यान देना, क्या बनते हैं? 6CO2 और 6H2O और ऊर्जा। जो ये ऊर्जा प्राप्त होती है ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जो ऊर्जा हमें संचित हो जाती है हमारे शरीर में, वो हमारे क्रियाओं को करने के काम में आती है, उपापचय क्रियाओं करने के काम में आती है। तो ध्यान देना, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब भोजन जो हमने ग्रहण किया, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल गया। और यह वायु, वायु मीन्स ऑक्सीजन। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस। तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल है ही। तो ध्यान देना, भोजन के ऑक्सीजन के फलस्वरूप क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा। ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वातावरण में पहुंचा दिया जाता है, और ऊर्जा हमारे कार्य करने के लिए उपयोग में आती है। ध्यान देना, तो देखिएगा, तो क्या परिभाषा बनती है श्वसन की? तो जैविक क्रिया। तो वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा, वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में, किस में हो रहा है ये? कोशिका में। कोशिका में ध्यान देना, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, कोशिका में क्या हो रहा है? भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे श्वसन कहते हैं। दोबारा सुने, वह जैव रासायनिक क्रिया, कैसी क्रिया? जैव रासायनिक क्रिया। वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसे क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। तो देखिएगा, परिभाषा देखें, जीवों की बात हो रही है, पादप या जंतुओं की। तो अब जंतुओं में चल रहे हैं हम। तो ध्यान देना, वह
जैव रासायनिक क्रिया, वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे श्वसन कहते हैं। ध्यान देना, वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में, कहाँ हो रहा है, कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होती हैं, तो उसे श्वसन कहते हैं। तो आगे देखिएगा, यह रासायनिक ऊर्जा, जो ऊर्जा प्राप्त होती है रासायनिक रूप में, यह रासायनिक ऊर्जा, ध्यान देना, ATP के रूप में संचित कर ली जाती है और CO2 गैस बाहर निकाल दी जाती है। तो ये ऊर्जा प्राप्ति हमें ये ATP के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, ध्यान देना, और CO2 वापस पर्यावरण में लौटा दी जाएगी। तो देखिएगा आगे, यह रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में संचित कर ली जाती है और CO2 को पुनः पर्यावरण में लौटा दिया जाता है। तो इसमें देखो, यह रासायनिक ऊर्जा, ATP का नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP के रूप में संचित कर ली जाती है, ATP के रूप में संचित कर ली जाती है और CO2 को पर्यावरण में पहुंचा दिया जाता है और CO2 को पर्यावरण में बाहर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ देखो, CO2 को बाहर पर्यावरण में पहुंचा दिया जाता है, तो ध्यान देना, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ होती है हमारे लिए CO2, तो ध्यान देना, ऊर्जा को तो हम संचित कर लेंगे ATP के रूप में, और जो अपशिष्ट के रूप में पदार्थ निकलती है CO2 गैस को बाहर पर्यावरण में पहुंचा दिया जाता है। तो ध्यान देना, ये एक श्वसन की परिभाषा होती है। अब ध्यान देना, तो सबसे पहले ये उठता है कि श्वसन किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है। तो हमने आपको परिभाषा बता दी, क्या बताई, वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे श्वसन कहते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में संचित कर ली जाती है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस कार्य हेतु हमारे शरीर में श्वसन अंग और श्वसन तंत्र सुविकसित रूप से पाए जाते हैं। लेकिन एक बार हम देख लें इनको, कि श्वसन के प्रकार भी देख लें। तो श्वसन की बात हुई है, तो देखिएगा, श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ध्यान देना, श्वसन के प्रकार। इसमें देखिएगा आप, श्वसन निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है, या 2 प्रकार का होता है। पहला है बाह्य श्वसन, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, RES रेस्पिरेशन, बाह्य
श्वसन, और दूसरा है, ध्यान देना, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन करो आप ओनली, आंतरिक श्वसन, ध्यान देना, आंतरिक श्वसन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं इसको, कोशिकीय श्वसन। ध्यान देना, श्वसन दो प्रकार से होता है, या दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसमें देखेगा आप कि ये क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या है, क्या परिभाषा है इसकी, देखो ध्यान से देखिएगा। कोशिकाओं द्वारा, जो कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से, ध्यान देना, कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से CO2 को बाहर निकालने, मतलब O2 को अंदर ग्रहण करने और CO2 को बाहर निकालने से संबंधित प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाह्य श्वसन कहलाती है। ध्यान देना, ये एक भौतिक क्रिया होती है। इसकी क्रिया के फलस्वरूप ध्यान रखना, श्वसन में पर्यावरण और फेफड़े जो कोशिकाएं हमारे क्या होते हैं, विनिमय होता है। पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण और फेफड़ों की कोशिकाओं में O2 और CO2 का एक्सचेंज क्या होता है, आदान प्रदान होता है या विनिमय होता है। तो आप देखिएगा, परिभाषा देखो इसकी, देखो कोशिकाओं में या कोशिकाओं द्वारा पर्यावरण से O2 ग्रहण करने, O2 ग्रहण कर सॉरी O2 ग्रहण करने और CO2 बाहर निकालने से संबंधित प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। बाह्य श्वसन कहलाती है, मतलब O2 ग्रहण करने और CO2 बाहर निकालने संबंधी प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाह्य श्वसन कहलाती है। यह एक फिजिकल प्रोसेस, भौतिक क्रिया होती है। क्यों, इसका डायरेक्ट कोशिकाओं से क्या होता है, पर्यावरण से संबंध होता है, एक्सचेंज। अब देखिएगा, भौतिक क्रिया होती है। तो बाह्य श्वसन में पर्यावरण एवं कोशिका या फेफड़ों के मध्य O2 और CO2 का विनिमय होता है। तो आप देखिएगा, बाह्य श्वसन में कोशिकाओं और पर्यावरण के मध्य O2 व CO2 का विनिमय, आदान प्रदान होता है। इसलिए क्या है, ये भौतिक क्रिया है। अर्थात बाह्य श्वसन में कोशिकाओं मतलब फेफड़े ही संपर्क में आते हैं। कोशिका सीधे कहाँ जाएगी, हवा फेफड़ों में जाएगी, कहाँ से, नासिका से सीधे फेफड़ों में। तो बताएंगे इसके बारे में भी आप श्वसन मार्ग के द्वारा। तो बाह्य श्वसन में कोशिका और पर्यावरण के मध्य O2 व CO2 का विनिमय या आदान प्रदान होता है। इसे क्या बोलते हैं, श्वास लेना। इसके लिए क्या कहते हैं, इसे सांस लेना या संवातन, क्या बोलेंगे इसको,
संवातन कहते हैं। संवातन, क्या बोलेंगे इसको? संवातन कहते हैं। सांस लेना या संवातन कहते हैं। अब देखिएगा, ये तो हो गया बाह्य श्वसन। अब आता है कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन, इसमें देखो अब इसको काट देते हैं। आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं, जल्दी करते हैं हम, सुनाएं। अब देखिएगा, आंतरिक श्वसन दूसरा है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? तो देखिएगा, इसमें वह क्रिया जो O2 के उपयोग और CO2 व ATP के उत्पादन संबंधित होती है। वह क्रिया जो O2 के उपयोग, O2 तो उपयोग में ली जाती है और उसके बदले में CO2 और ATP क्या की जाती है? उत्पादन की जाती है, उत्पन्न की जाती है। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाती है। जैसे परिभाषा देखो आप, जो बताई थी, वह क्रिया जो O2 के उपयोग, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग, O2 का उपयोग और CO2 तथा ATP, ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, CO2 तथा ATP के उत्पादन से संबंधित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो उसे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वह क्रिया जो O2 के उपयोग और CO2 तथा ATP के उत्पादन से संबंधित होती है, उसे आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आगे देखिएगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है, जिन्हें ऑक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। इसमें देखिएगा, आंतरिक, यह O2 की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली है ऑक्सी श्वसन। वंदना, पहले देखो ऑक्सी श्वसन। ऑक्सीय श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सीय श्वसन, ऑक्सीय श्वसन। इसमें क्या होता है? देखो, जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जब कोशिकीय श्वसन क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, तो उसे ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। नाम से बताते हैं।
जब कोशिकीय श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है तो उसे अक्षीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अक्षीय श्वसन O2 की उपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अक्षीय श्वसन कहलाती है। ध्यान देना। अब आती है दूसरी बी, अनॉक्सीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने वाली अनॉक्सीय श्वसन देख लेते हैं। अनॉक्सीय श्वसन जब कोश की क्रिया वही जब कोशिकीय श्वसन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। नाम से बताते तो उसे अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। तो ये आपको श्वसन के प्रकार थे 2। अब आता है मानव श्वसन अंग और श्वसन तंत्र की किस प्रकार से श्वसन में उपयोग किए जाते हैं। ये एक परिभाषा और एक प्रकार थे इसके श्वसन के। पिछली बार इस पाठ में से 4 नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके। श्वसन की क्रियाविधि संबंधित और रोगों संबंधित श्वसन संबंधी रोग। तो देखिए ध्यान से, मानव श्वसन अंग हेडिंग है मानव श्वसन अंग, मतलब श्वसनांग, मानव श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र। ये देखो साहब, तो होता क्या है देखिएगा कि मानव शरीर में श्वसन से संबंधित अंग, मानव शरीर में श्वसन से संबंधित अंग जो गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं? श्वसन अंग कहलाते हैं। और विभिन्न श्वसन अंग मिलकर जो संरचना या तंत्र बनाते हैं वह क्या कहलाती है? श्वसन तंत्र कहलाती है। तो देखिएगा, अतः इस प्रकार मानव में गैसीय आदान प्रदान के लिए सुविकसित श्वसन अंग और श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। तो देखिएगा अंदना, मानव शरीर में श्वसन से संबंधित, मानव शरीर में श्वसन से संबंधित अंग जो वायु, जो गैसों या वायु जो गैसें होती हैं, O2 गैसों के विनिमय, गैसों के विनिमय मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान मानव शरीर में श्वसन से संबंधित अंग जो गैसों के आदान प्रदान या विनिमय के लिए, अंग जो गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं
तो उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। और विभिन्न श्वसन अंग मिलकर श्वसनांग या श्वसन अंग मिलकर जो संरचना या तंत्र बनाते हैं या निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र कहलाता है। वह श्वसन तंत्र कहलाता है। अतः मानव में श्वसन हेतु क्या होता है? अतः मानव में श्वसन हेतु या गैसीय आदान प्रदान के लिए सुविकसित श्वसन अंग, अतः मानव में गैसीय आदान प्रदान के लिए सुविकसित श्वसन अंग और श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो ध्यान देना बेटा कि मानव श्वसन अंग और श्वसन तंत्र। अब हम श्वसन अंग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं जो श्वसन तंत्र में की संरचना बनाते हैं। तो ध्यान देना कि मानव शरीर में श्वसन से संबंधित अंग जो किसके लिए? गैसों के विनिमय के लिए या गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होते हैं, तो उन्हें श्वसन अंग कहते हैं। और विभिन्न श्वसन अंग मिलकर जो संरचना या तंत्र बनाते हैं या जो तंत्र का निर्माण करते हैं या जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे श्वसन तंत्र कहते हैं या कहलाता है। अतः मानव में गैसीय आदान प्रदान के लिए सुविकसित श्वसन अंग और स्वतंत्र पाया जाता है। सुविकसित श्वसन अंग और श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो आगे देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में किन किन से मिलकर बना होता है, ध्यान देना। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। अब आता है आपके इतने बाद में। तो देख लेगा, श्वसन तंत्र के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा।